हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे के पूरे 5 लेक्चर के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर लिया एंड हम अब स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही आप ये समझ सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में डाउट आता है, ठीक है, या उनको समझ में नहीं आता प्रॉपर तरीके से। तो हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर लेक्चर्स को इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, पूरे के पूरे टॉपिक को समझेंगे और इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आईआईटी या फिर नीट के अंदर पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम एक एक लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, किस तरीके से अराइज होती है और इसके क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमें याद रखने हैं, जो आगे हमारे लेक्चर्स में काम आएंगे। ओके, एंड अगर आप लोग इस क्लास में नए हो, आप लोगों ने पहले प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देख रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर के पहले प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो एंड उसके बाद आप प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हो ताकि हम जब भी नया लेक्चर अपलोड करें तो आपके पास में इंस्टेंटली नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बेसिकली हमें ये पता करना होता है कि जो हमारे पास में कंपाउंड है उस कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी के बारे में हमें बताना होता है। आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी होती है इससे हम और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी हम किस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होगा, उसके लिए हम पूरा का पूरा एक प्रोसीजर देखेंगे। उस प्रोसीजर से हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये कंपाउंड आपको जो दिया गया है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। क्लियर है? तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, नया टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इससे पहले हमें एक चीज पढ़नी होगी, वो है प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, आप लोगों ने लाइट के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, लाइट आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर आप लोग 12th के हो तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्टिक्स आपका फिजिक्स के अंदर एक यूनिट है, उसके अंदर आप मतलब लाइट वेव्स को पढ़ते हो। ठीक है, लाइट बेसिकली क्या होती है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इसको कई बार अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग डिफाइन भी किया जाता है। तो अभी हम क्या लेकर के चलेंगे कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो जो हमारे पास में लाइट होती है, ठीक है, ये हमारे पास में एक सिंपल लाइट है, व्हाइट लाइट है जिसको हम बोलते हैं, जो कि जितने भी सोर्सेज होते हैं लाइट के हम उससे हमें मिलती है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे व्हाइट लाइट, दिस इज व्हाइट लाइट, और ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो इसको मैंने इस एरो के रूप में क्यों डिनोट किया है, क्यों, क्योंकि देखो इसके जो वेक्टर्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो वेक्टर्स होंगे वो हर एक डायरेक्शन के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमने सपोज किया है कि लाइट के जितने भी वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं वो हर एक डायरेक्शन के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल डायरेक्शन है जिसके अंदर उसके वेक्टर जो होंगे वो ऑसिलेट करेंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास में व्हाइट लाइट है। अब इस व्हाइट लाइट को जब हम एक प्रिज्म से पास आउट करेंगे, जब हम इस व्हाइट लाइट को क्या करेंगे, एक प्रिज्म से पास आउट करेंगे, ठीक है, प्रिज्म, ये प्रिज्म होता है हमारे पास में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म, निकोल्स प्रिज्म। ठीक है, ये जो निकोल्स प्रिज्म होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिज्म होता है। प्रिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम किसी सिस्टम से, एक सिस्टम होता है पूरा का पूरा, उस सिस्टम से या इक्विपमेंट होता है उसमें से अगर हम व्हाइट लाइट को एंटर करवाते हैं तो हमारे पास में पूरा का पूरा जो विबग्योर ऑर्डर होता है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, यानी कि रेनबो बन जाता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिस्टम ऐसा नहीं करता। ये व्हाइट लाइट को विबग्योर में तो कन्वर्ट नहीं करता, बट ये क्या काम करता है, ये जो व्हाइट लाइट है जो कि नॉन पोलराइज्ड है, ठीक है, जो कि क्या है, नॉन पोलराइज्ड लाइट है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो देखो ये जो सिस्टम होता है, सिस्टम में हमें फाइन स्लिट्स देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी फाइन स्लिट्स इसमें लगी हुई होती है, ठीक है, जो कि वर्टिकल पोजीशन के अंदर होती है इस प्रकार से। क्लियर? अब देखो इस पूरे के पूरे प्रिज्म में से अगर इस लाइट को पास करना है, अगर इस लाइट को इस प्रिज्म में से पास आउट होना है तो इसमें से वही वेक्टर पास आउट हो पाएंगे जो वेक्टर्स इस पूरे के पूरे या इस जो पोलराइजर है या फिर निकोल प्रिज्म है इसके पैरेलल क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में एक ही प्लेन के अंदर यानी एक ही डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट होती हुई लाइट्स मिलेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन के अंदर क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। ठीक है, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में नहीं होगी। तो इस व्हाइट लाइट को इस निकोल प्रिज्म ने क्या कर दिया, एक प्लेन के अंदर पोलराइज कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, इसको हम पोलराइजर भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि लाइट को क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं, तो इसको हम पोलराइजर बोलते हैं। ठीक है, आप इसको खरीद भी सकते हो, आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, और आप लाइट के मैकेनिज्म देख सकते हो इसके अंदर, बट इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है आप। ठीक है, बट फिर भी आप स्टिल बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, अवेलेबल है पूरा का पूरा सिस्टम। तो देखो व्हाइट लाइट को हमने किसमें पास आउट किया, व्हेन व्हाइट लाइट पास आउट थ्रू निकोल्स प्रिज्म देन इट विल पोलराइज। ठीक है, एंड द पोलराइज लाइट विल नोन एज प्लेन पोलराइज लाइट। एक प्लेन के अंदर वो पोलराइज हो जाती है। अब देखो ये हमारे पास में पोलराइज लाइट आई। ठीक है, जब हम इस पोलराइजर लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को एक कंपाउंड से अगर हम, या एक सॉल्यूशन से अगर हम पास आउट करते हैं, सपोज करो आपको एक कंपाउंड दे रखा है, एक सॉल्यूशन दे रखा है, और इस सॉल्यूशन को मैंने इस कंटेनर में फिल कर रखा है। ठीक है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या कर रखा है, एक सॉल्यूशन फिल कर रखा है। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन, और मैंने आपसे पूछा है कि आप ये बताओ क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली जो पोलराइज लाइट होती है, जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, उसको किससे पास आउट करना होता है, इस सॉल्यूशन से पास आउट करना होता है। जब ये लाइट इस सॉल्यूशन से पास आउट होगी, तो अगर ये सॉल्यूशन इस लाइट को रोटेट करता है, अगर ये सॉल्यूशन इस लाइट को रोटेट कर देता है, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, दोनों में से कोई भी रोटेशन अगर पॉसिबल है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, तो दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट, तो अगर ये सॉल्यूशन इसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, रोटेट कर देगा, तो ये जो सॉल्यूशन होगा, यानी ये जो कंपाउंड होगा, ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ये नहीं करेगा तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है, ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर होता है, इसके थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जो कंपाउंड दिया गया है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या इंटरनल इसमें मैकेनिज्म होगी जिससे कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो किसमें रोटेट हो जाए। ठीक है, और इसकी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी को हम शो कर सकते हैं। तो देखो ऐसा कुछ सिस्टम होता है इसके अंदर। सपोज करो कि ये हमारे पास में एक क्या है, दिस इज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज अ मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स आपस में क्या कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो ये एटम्स प्रेजेंट है एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में। ठीक है, कौन से अरेंजमेंट में, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में। क्लियर है, तो दिस इज सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब देखो अगर यहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहां से एंटर करेगी, तो लाइट होती है अपनी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, अब देखो ये जो एटम है, इस एटम के पास में भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आएगी, जब इस इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आएगी तो इसमें क्या होगा, हाँ इसमें डेविएशन होगा। ठीक है, ये डेविएट हो जाएगी और ये अपने पाथ से क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस मॉलिक्यूल के एक एटम से कांटेक्ट में आएगी, तो उस एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। डाइवर्ट होने के बाद में अपने पाथ को डाइवर्ट कर लेगी। ठीक है, थोड़ा सा डेविएशन होगा इसके अंदर। अब देखो जैसे ये यहाँ से डाइवर्ट होगी, तो यहाँ इसका करस्पॉन्डिंग एटम यहाँ प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इसको वापस से उसी डायरेक्शन में क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। ठीक है, तो देखो जिस डायरेक्शन में लाइट इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में एंटर हुई थी, उसी डायरेक्शन से लाइट क्या होगी, वापस बाहर निकल गई। यानी इस पूरे के पूरे सिस्टम ने इस लाइट को रोटेट नहीं किया, रोटेट किया इस मॉलिक्यूल ने इधर रोटेट किया, वापस इस मॉलिक्यूल ने इसको इधर रोटेट कर दिया। यानी डबल रोटेशन के कारण इसका जो टोटल रोटेशन था वो क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी जिस डायरेक्शन से वो आई थी उसी डायरेक्शन से वापस बाहर निकल गई। ठीक है, तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर हमारे पास में एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट हो वो क्या हो, नॉन सिमेट्रिकल हो। क्या हो, नॉन सिमेट्रिकल हो। इफ नॉन सिमेट्रिकल
अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, देन कुछ इस प्रकार से हो सकता है। देखो अब यहां से प्लेन पोलराइज लाइट आएगी, इस एटम के इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें डिवीजन होगा, ये डाइवर्ट होगी और ये इस प्रकार से डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से डाइवर्ट होगी। अब देखो यहाँ पर कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है, पूरा का पूरा फ्री स्पेस है, जिसके कारण यहाँ पर इस लाइट को कोई भी क्या नहीं करेगा, हाँ डाइवर्ट नहीं करेगा। ठीक है, डिवीजन नहीं होगा इसके अंदर, तो ये बिना किसी डाइवर्शन के ये सीधा का सीधा इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल से निकल जाएगी। ठीक है, यानी ये एंटर हुई इस डायरेक्शन के अंदर और वापस निकलती है इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ जो रोल होता है वो मॉलिक्यूल की सिमेट्री पर भी डिपेंड करता है, कि अगर हमारे पास में मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, नहीं हो सकता। और अगर हमारे पास में सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है यानी अरेंजमेंट है, तब उसमें हम ये पॉसिबल हो सकता है कि उसमें रोटेशन होगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, पूरा का पूरा प्रोसीजर है, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि किस प्रकार से एक प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम किसी सॉल्यूशन से पास आउट करते हैं, अगर वो सॉल्यूशन उस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर रोटेट करवाए, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोल सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन हमें दिया गया था, ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है, दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम फॉर्मेट होता है, तो आप इसको नोट कीजिए। देन उसके बाद में हम एक और टर्म को पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी पूरी की पूरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर और आगे स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट हम टर्म को डिस्कस करते हैं, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कायरल सेंटर। कायरल सेंटर को मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है पहले, जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी की थी, तब मैंने आपको स्टीरियो सेंटर के बारे में बताया था थोड़ा सा, है ना। स्टीरियो सेंटर को यूज भी किया था। ठीक है, वैसे ही हमारे पास में कायरल सेंटर होता है, उस कायरल सेंटर को भी मैंने वहां पे डिफाइन किया था, बट स्टिल मैं वापस से डिफाइन कर देता हूं कि कायरल सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जिसके पास में जो एटम्स होता है जो सेंट्रल एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, फर्स्ट पॉइंट। देन द सेकंड थिंग इज कि उसके पास में जितने भी 4 वैलेंसीज होती है, जो 4 एटम्स होते हैं, वो सारे के सारे चारों एटम्स डिफरेंट होने चाहिए। इट मस्ट बी 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच विथ। ठीक है, जैसे वो एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन ये सपोज क्या करोगे आप लोग, ये कार्बन है और इसकी 4 वैलेंसीज फ्री है। कितने, कार्बन की 4 वैलेंसीज फ्री है। ठीक, अगर मैं इसको अलग अलग वैलेंसीज से सेटिस्फाई कर दूं, ठीक है, अब देखो इस कार्बन के साथ में 4 ऐसे ग्रुप अटैच हैं जो कि एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, दीज आर डिफरेंट टू ईच अदर, सो इसके पास में ए बी सी और डी। ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसके पास में all four groups are different। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कायरल सेंटर को डिसाइड करने के लिए, कायरल सेंटर को आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल करता है कोई भी सेंटर, कोई भी एटम, कि जिसके पास में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और जो जितने भी चारों ग्रुप्स हैं all 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो वो एक कायरल सेंटर के रूप में कंसीडर किया जाएगा। दिस सेंटर विल बी कंसीडर्ड एज कायरल सेंटर। क्लियर है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कायरल सेंटर। क्लियर, अब देखो अगर कायरल सेंटर अगर कार्बन होता है, कायरल सेंटर अगर कार्बन होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। और अगर कार्बन नहीं है, सपोज नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो हम उसको सिंपली क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर बोलेंगे। क्लियर है, चलो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कायरल सेंटर कितना है, हमें ये काउंट करना होना चाहिए। ठीक है, काउंट करना आना चाहिए कि आपको जो कंपाउंड दिया गया है उसमें कितने कायरल सेंटर है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी कायरल सेंटर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ठीक है, कुछ आपको डिफिकल्ट सा एक स्ट्रक्चर दी रखी होती है, उसमें आपको कायरल सेंटर पूछते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम किस प्रकार से कायरल सेंटर को अलग अलग सिस्टम के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, अब देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या आती है कि क्या ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया होता है कि अगर किसी कंपाउंड के पास में कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये बात गलत है, तो हम एक नोट लिखेंगे, आप लोग लिखो
नोट लिखो, देखो absence और presence of chiral center, absence or present of chiral center is not any criteria for optically active और inactive। ठीक है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो आप ये बोलोगे कि वो जो है सिस्टम ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर किसी के पास में नहीं है तो वो सिस्टम ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछा भी जाता है कि ऑप्टिकल इनएक्टिविटी कंपाउंड की या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें आप ये बिल्कुल भी पॉइंट नहीं लिखोगे, आप उसको नोट बना करके स्टार कर लीजिए, क्योंकि जो क्राइटेरिया होता है प्रेजेंस और एब्सेंस का कायरल सेंटर, वो एक ऑप्टिकली है ना, कोई क्राइटेरिया नहीं होता। क्लियर है। दूसरा, अगर किसी कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ओनली वन कायरल सेंटर आर प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, देन इट मे बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, इस लाइन को आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, इस लाइन पर। देखो, मैंने ये बोला है कि अगर आपके पास में ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर है, सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र ओनली वन chiral center are present in any compound, then it may be almost condition के अंदर ये क्या होता है, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक है, बट बहुत से एग्जांपल्स होते हैं जिसके अंदर नहीं होता है, तो स्टिल हम ये बोलेंगे नहीं कि कंपलसरी होता है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको एक कायरल सेंटर दिख जाए तो आप ये बोल दोगे कि फाइनल है। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि क्या जो 3 डिग्री अमीन होते हैं, 3 डिग्री अमीन जो होते हैं वो इनके पास में सिर्फ एक ही कायरल सेंटर होता है, जो 3 डिग्री अमीन वाला कायरल सेंटर होता है। ठीक है, बट ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हम ये एक एक्सेप्शन। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हाँ, अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक ही सिर्फ और सिर्फ कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ, ये मैक्सिमम चांसेस के अंदर वो ऑप्टिकली क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर। आप इसको नोट कीजिए, फिर और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमें कैसे पता करना होता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है, और उसके पास में कायरल सेंटर कितने हैं और कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कायरल सेंटर इन अ कंपाउंड। नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने देख लिया कि कायरल सेंटर क्या होते हैं। ठीक है, उनकी क्या क्या कंडीशन होती है कि कायरल सेंटर वो हो सकता है। एंड आप ये प्लीज नोट लिख लीजिए, मैंने आपको लास्ट में लिखवाया नहीं था कि इन केस व्हेन अ कंपाउंड हैज ओनली वन कायरल सेंटर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, विथ वन एक्सेप्शन 3 डिग्री अमीन। अगर 3 डिग्री अमीन आता है तो वो बिल्कुल भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब हमारे पास में एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको बताना है कि हाउ मेनी कायरल सेंटर आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ठीक, अब देखो, क्या ये कायरल सेंटर हो सकता है? नहीं हो सकता। 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ये कायरल सेंटर हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पास में एक मिथाइल ग्रुप है, एक क्लोरीन ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, तो इट वुड बी अ कायरल सेंटर। ठीक है, तो इसको हम कायरल सेंटर के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा कायरल सेंटर इज इक्वल्स टू 1। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एग्जांपल नंबर सेकंड। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे कि दिस कंटेन अ कायरल सेंटर और नॉट। ठीक है, अब देखो, ये कायरल सेंटर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है कायरल सेंटर। कैसे होगा? देखो, इसके पास में एक इथाइल ग्रुप है, एक ऑक्सीजन ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है। तो दिस विल बी अ कायरल सेंटर। तो इसके पास में भी कायरल सेंटर कितना? 1। क्लियर हो रहा है ना? देखो, ये ऑक्सीजन यहाँ पे कनेक्टेड होगा और ये CH से कनेक्टेड होगा। क्लियर है? क्योंकि CH और CH के बीच में OH नहीं आएगा कभी भी। अब देखो, एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड के अंदर आपको बताना है कि हाउ मेनी कायरल सेंटर आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। 1 और 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। अब हम इस कार्बन को स्टडी करते हैं। देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास में एक मिथाइल ग्रुप है और एक पूरा ग्रुप है, दूसरा क्लोरीन ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है। कायरल सेंटर। इस कार्बन के बारे में स्टडी करें। देखो, ये कार्बन, ठीक है, इसके पास में ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है 2, एक क्लोरीन सिस्टम और एक हाइड्रोजन। तो ये भी एज अ कायरल सेंटर कंसीडर किया जाएगा। तो दिस कंपाउंड कंटेन 2 कायरल सेंटर। इसके पास में कितने कायरल सेंटर है स्टूडेंट्स? 2 कायरल सेंटर्स।
अब देखो इसकी अगर हम बात करें तो इसके पास में कितने कायरल सेंटर है, तो इसके पास में 2 कायरल सेंटर नहीं है, एक ही कायरल सेंटर है। देखो ये कैसे, पहली बात तो देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके पास में एक पूरा ये सिस्टम है, दूसरा ये सिस्टम है, ठीक है। पहले आप रिंग के अंदर ऐसे राउंड लगाओगे, फिर ऐसे राउंड लगाओगे, ठीक है। तो इसके पास में 2 सिस्टम, फिर उसके बाद में एक हाइड्रोजन यहाँ निकला होगा और एक CH3 ग्रुप है। तो इसके पास में कायरल सेंटर कितना है, 1। क्लियर है, कायरल सेंटर 1 है। फिर ये नहीं हो सकते क्योंकि इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके पास में देखो 2 कायरल सेंटर है, ठीक है। देखो यहाँ हाइड्रोजन निकला हुआ होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ये 2 एंड इसके बाद में ये 2, ठीक है। और इसके बाद में वापस क्या होगा, ये 2 ग्रुप्स हैं और ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो इसके पास में कायरल सेंटर कितना है, 2, ठीक है। तो टोटल 2 कायरल सेंटर्स इस कंपाउंड में होंगे। एग्जांपल नंबर 6 में आपको बताना है हाउ मेनी कायरल सेंटर आर प्रेजेंट, इसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं। कोशिश करिए आप लोग, इसमें कायरल सेंटर 1 भी नहीं है, तो हम लिखेंगे कायरल सेंटर इज इक्वल टू 0। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इस कार्बन को हम स्टडी करेंगे तो इस कार्बन के पास में ये इथाइल ग्रुप है और इसके पास में भी क्या है, 2 इथाइल ग्रुप्स हैं। तो 2 सेम ग्रुप होंगे तो इसको हम कायरल सेंटर में कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है। एग्जांपल नंबर 7 को देखो, एग्जांपल नंबर 7 में आप इस कार्बन को स्टडी करोगे तो नहीं होगा क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पे इथाइल लगा देता तो इट वुड बी अ कायरल सेंटर, बट नाउ दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर। सो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, this carbon is work as chiral center or not, act as chiral center or not? So what do you think, ये भी chiral center नहीं होगा, this is not a chiral center। क्यों नहीं है, why? तो देखो इस कार्बन के पास में एक क्लोरीन ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है, 2 डिफरेंट ग्रुप हमने देख लिए, बट ये IPR लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस IPR से फेमिलियर हैं, मतलब आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, IPR का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल, ठीक है। आईपीआर का मतलब क्या होता है, आइसोप्रोपाइल होता है। और ये कंपाउंड भी क्या है, आइसोप्रोपाइल, ये कंपाउंड भी आइसोप्रोपाइल। तो इस कार्बन के पास में 2 सेम ग्रुप्स अटैच हैं, दिस कार्बन अटैच विद 2 सेम ग्रुप्स, दिस इज आइसोप्रोपाइल, सो इट can't be considered as chiral center due to 2 same group are attached with carbon center। क्लियर है, तो इसको हम कायरल सेंटर में कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो और एग्जांपल्स देखते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास में टोटल 4 कंपाउंड्स हैं और इन चारों कंपाउंड्स में आपको ये बताना है कि क्या ये इनके पास में कितने कायरल सेंटर है, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, सो देखो काउंटिंग करते हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो और अपना जो आंसर है वो कमेंट कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अगर आप लोगों ने पॉज करके कर लिया हो। ओके, तो देखो एग्जांपल नंबर 8 को अगर हम स्टडी करें, इसके पास में टोटल इस रिंग के पास में तो एक भी कायरल सेंटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास में जितने भी कार्बन होंगे, जितने भी सेंटर्स हैं वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। अब देखो इस सेंटर के बारे में हम डिस्कस करें जिसको मैंने पॉइंटेड किया है, तो दिस सेंटर विल बी एक्ट एज अ कायरल सेंटर। क्यों, क्योंकि इसके पास में एक पूरा सिस्टम है, दूसरा ये पूरा सिस्टम है, फिर देखो एक हाइड्रोजन होगा और एक OH, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ये कंपाउंड भी, ये कार्बन भी शो करेगा, सिमिलरली ये भी होगा और सिमिलरली इसके पास भी होगा, ठीक है। तो इस रिंग के पास में टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है जो कि कायरल सेंटर के रूप में एक्ट करेंगे। और सिमिलरली इसी रिंग के अंदर सेम ऐसा होगा जैसा आगे वाली रिंग में हुआ। तो टोटल कितने होंगे, 4 + 4 = 8, ठीक है। अब देखो इस रिंग के अंदर हम बात करें तो इस रिंग में ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक्ट करेगा ये एज अ कायरल कार्बन। क्यों, क्योंकि देखो इसके पास में ये पूरा सिस्टम, देन उसके बाद में ये सिस्टम, हाइड्रोजन सिस्टम और ये पूरा सिस्टम, ठीक है। क्या ये कार्बन एक्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो इसमें कायरल सेंटर कितने हुए, 9 कायरल सेंटर। अब देखो इसके अगर बात करें, इस कंपाउंड की एग्जांपल नंबर 9 की बात करें तो इसमें देखो ये कायरल सेंटर नहीं है, ये भी कायरल सेंटर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये जो नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन कायरल सेंटर के रूप में वर्क करेगा। बट अगर हम लोन पेयर को देखें, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और जो लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड, ठीक है। लोकलाइज्ड है यानी रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता या यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो ये जो लोन पेयर होंगे वो एज अ कॉन्जुगेशन सिस्टम में वर्क करते
और ये जो लोन पेयर होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। अगर ये डीलोकलाइज्ड होते हैं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता, जो होता है sp2। जबकि यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है जिसमें ये पार्टिसिपेट कर सके रेजोनेंस के अंदर। ओके, सो ये लोन पेयर कंसिडर किया जाएगा एज अ लोकलाइज्ड लोन पेयर के रूप में, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन इज एक्ट एज कायरल सेंटर। ठीक है, अब हमारे पास में एग्जांपल नंबर 10 है। एग्जांपल नंबर 10 को अगर आप देखोगे तो देखो यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेशन में है? लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में। दिस लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड विद दिस डबल बॉन्ड। ओके, सो ड्यू टू कॉन्जुगेशन दिस लोन पेयर इज एक्ट एज ए डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होने के कारण इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके कारण ये कायरल सेंटर की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसके पास में कायरल सेंटर नहीं है। क्लियर है? एग्जांपल नंबर 11 देखो, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। देखो इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखो इस कार्बन की अगर मैं स्टडी करूं तो इसके पास में 4 डिफरेंट ग्रुप है, 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन को स्टडी करेंगे तो सेम वही कंडीशन होगी जो इसमें थी, तो ये भी कायरल सेंटर के रूप में कंसिडर होगा। देन इसके बाद में ये जो रिंग होगी ये रिंग एक्ट नहीं करेगी, इसके पास में एक भी ऐसा सेंटर नहीं है जो कि कायरल सेंटर के रूप में वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग है तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अगर हम इस कार्बन की बात करें, ठीक है, तो ये कार्बन एक्ट करेगा, ये कार्बन भी एक्ट करेगा, ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन सिस्टम है ये भी क्या करेगा? sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि कोई भी कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन सिस्टम होता तो ये डीलोकलाइज होता है, जबकि यहाँ पर ये क्या है? लोकलाइज्ड। तो टोटल कितने कायरल सेंटर है इसके पास? 1 2 3 4 और ये 5। तो टोटल इसके पास में 5 कायरल सेंटर है। तो हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर को। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिए। अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कायरलिटी क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है, कितनी टाइप की सिमेट्रीज होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हो, ठीक है, तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, ठीक है, बहुत फायदेमंद होंगे। एंड आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाए हर एक क्लास का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।